आप सभी का विद्या ग्रुप ऑफ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। यह मेरा लेक्चर नंबर 1 है और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट पढ़ाने वाला हूं। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और जो इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से कम समझिए तो 5 या 8 या 10 नंबर तक के क्वेश्चन इससे एक केमिस्ट्री के चैप्टर से आते हैं। और इस चैप्टर में बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं इस चैप्टर में, जो जैसे मेंडलीव का दिया हुआ है, डेवोनियर का दिया हुआ है या फिर हेनरी मोजले का दिया हुआ है लॉ, इन सभी लॉ को रट लेते हैं और फिर एग्जाम में जाते हैं तो वो कुछ लिख नहीं पाते क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है। यह जैसा कि आप देख रहे हैं विद्या ग्रुप ऑफ स्टडी का लेक्चर नंबर 1 है और मैं आज आप लोगों को इसमें पढ़ाने वाला हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब मैं आप लोगों का वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि हमारा ये टॉपिक कह रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि हमारा एलिमेंट जो यहाँ पे टर्म आया है एलिमेंट, इसका क्या मतलब होता है, एलिमेंट टर्म का क्या मतलब होता है। तो एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के पार्टिकल्स को कैरी करता है। नहीं समझे? आप समझेंगे। जैसे कि आप सोना लेते हैं तो क्या सोना में चांदी मिला हुआ रहता है? नहीं, सोना तो सोना है भाई। सोना में अगर आप सोना का 1 ग्राम ले, 2 ग्राम ले या 5 किलो ले, वो सोना ही रहेगा क्योंकि वो सोना है, ठीक है। तो उसी तरह के चीज़ों को हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि आप चावल का एक दाना लें, हालांकि वो एलिमेंट नहीं है लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ कि अगर आप चावल का एक दाना लें तो उसका चावल को अगर एक चावल का दाना लें या 1 बोरी चावल लें, वह तो चावल ही रहेगा। उसी तरह एलिमेंट है, एलिमेंट को हिंदी में धातु कहते हैं। तो उसी तरह अगर आप चांदी लेंगे तो आप 1 ग्राम चांदी लें या 5 किलो चांदी लें, वो चांदी का ही पार्टिकल्स उसमें रहेंगे। तो इसी चीज़ों को हम एलिमेंट कहते हैं। तो अब आपको एक मैं समझाता हूं कि हम एलिमेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये एलिमेंट नहीं, एलिमेंट्स एक मतलब एलिमेंट कोई सिंगल टर्म होता है। एलिमेंट्स होता है जो कि बहुत सारा एलिमेंट हो गया। प्लुरल, सिंगुलर, प्लुरल तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑफकोर्स 10th में आ गए तो जानते ही होंगे। तो अभी आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेसिकली पढ़ने का कारण यह है कि इसमें हम देखें ऐसा, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज आपके एनसीईआरटी में हालांकि 144 एलिमेंट्स दिया हुआ है लेकिन एक्चुअली में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स है, हम लोग जानते हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या इतने सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को एक साथ पढ़ना संभव है? नाउ टेल मी। अगर आपको बोले कि भैया सोना का प्रॉपर्टी पढ़ लो अलगे से, चांदी का प्रॉपर्टी पढ़ लो अलगे से, कॉपर का प्रॉपर्टी पढ़ लो, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लो, कॉपर का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लो, सोना का मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लो, सोना का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लो, गोल्ड का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लो, सिल्वर का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लो, मरकरी का बॉइलिंग, इतना सारा एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, मैग्नीज, इतने सारे एलिमेंट, क्या इन सभी के पढ़ना संभव है आप लोगों से? भैया हमसे तो नहीं संभव है इस सबका प्रॉपर्टी पढ़ना। तो भैया कोई ट्रिक लगाया जाए। अब इसको आप इस एग्जांपल से समझे। सॉरी, मैं इसको थोड़ा रफ इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए मैं थोड़ा इसे डिटेल में समझा सकूँ। इसे आप डेली लाइफ से रिलेट करें। मानिए कि आपके पास एक टोकरी है, ठीक है। इसमें आपकी नानी दादी ने भैया रख दिया है कुछ फल फूल ऐसे ही रख दिया है। समझ लेते हैं ये हमारा मैंगो है, ये मैंगो है, ये हम समझ लेते हैं आलू है, ये समझ लेते हैं केला है, ये समझ लेते हैं टमाटर है, ये समझ लेते हैं ये समझ लेते हैं पपीता है। तो अगर आपको हम कोई बोले कि भैया हमको एक एक चीज़ का, यहाँ जितने भी हमारे पास चीज़ हैं इन सभी का हमको प्रॉपर्टी बनाओ, तो मानिए कि आप गए टोकरी में हाथ डालें, आपसे मानिए आलू निकला, तो आप पहला प्रॉपर्टी आलू का ये बताएं कि भैया ये सब्जी है, मान लिए। फिर आप दूसरा निकालें तो केला निकला, आप बोले केला एक फल है। तो अगर मान लीजिए, हाँ तो खैर हम 5 ही दिखा पाएँ, लेकिन आप समझिए एक टोकरी, बड़ी सी टोकरी है, उसमें हज़ारों फल सब्जी मिला कर आपकी दादी मम्मी ने रख दिया है। तो क्या यह आपके लिए संभव है कि हर को निकाल के उसकी प्रॉपर्टी पढ़ें?
नहीं है संभव, क्योंकि ये जनरली प्रॉपर्टी पढ़ना, जैसे कि केले की क्या प्रॉपर्टी होता है, वो पीला कलर का होता है, वो मीठा लगता है खाने में, तो ये सबको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और वही अगर हम करते हैं कि अगर हम सब्जी और फल का प्रॉपर्टी जानते हैं कि भैया सब्जी और फल का हम प्रॉपर्टी जानते हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यह करेंगे कि 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे सब्जी और एक तरफ लिखेंगे फल, और जो जो सब्जी आएगा उसको इस कॉलम में लिखेंगे, जो जो फल आएगा उसको ये कॉलम में लिखेंगे। उसी तरह हम बात करते हैं एलिमेंट का। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स को पढ़ना संभव नहीं है, तो इसीलिए कुछ पीरियड्स बनाए गए हैं और कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं। उसी के अरेंज कर दिया गया है कि भैया ये पीरियड में जो एलिमेंट आएगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी का होगा, ये पीरियड में जो एलिमेंट आएगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी का होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही होता है, ये जो शब्द क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को क्लासिफाई करना, किसी चीज़ को एक वर्गीकरण करना, कि हम किसी चीज़ को हम वर्गीकरण कैसे करते हैं। एक मान लेते हैं कि आप ही लोगों के बच्चे हैं, कोई 7वां क्लास के बच्चे, कोई 8वां क्लास के बच्चे, कोई 9वां क्लास के बच्चे, कोई 10वां क्लास के बच्चे, सब प्रेयर में एक साथ एक झुंड में खड़े हो जाते हैं, लंच ब्रेक में एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक साथ जब खड़े हो जाते हैं तो यह पहचान पाना मुश्किल है भाई कि ये 7वां के बच्चे के पास कितना नॉलेज है, 8वां के बच्चे के पास कितना नॉलेज है, 11वां के बच्चे के पास कितना नॉलेज है। लेकिन वही हम जब क्लास वाइज ग्रुप बना देते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे का लाइन लगवाते हैं, तो हम समझ जाते हैं भैया ये 11वां का बच्चा है तो इसके पास ये 4था का बच्चा से ज़्यादा नॉलेज होगा। तो यही सब को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि ऊपर में मैंने पेंसिल से लिख दिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों जरूरी है। हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, लेकिन मैं आप लोगों को, अगर आपका डिमांड होगा तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर का नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ, अब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि जो जो क्वेश्चन पहले आपके बोर्ड में आ चुके हैं वो करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर हर साल आते हैं। अगर 5 नंबर तो एकदम श्योर है कि इससे आते ही आते हैं। तो यही क्लासिफिकेशन को एलिमेंट का जब एलिमेंट मतलब कि समझ लीजिए एलिमेंट अब बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया तो भैया पढ़ना मुश्किल हो गया। पहले 2-3 एलिमेंट था तो पढ़ना आसान था, तीनों का भैया मेल्टिंग पॉइंट देख लिए, बॉइलिंग पॉइंट देख लिए, सब कुछ देख लिए तो पढ़ना आसान हो जाता था। लेकिन भैया आप समझिए 50 आ गया, 60 आ गया या कितना भी आ गया, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है सबको अकेले अकेले पढ़ने के लिए। तो इसी को पढ़ने के लिए एक साइंटिस्ट है, यहाँ देखिए, डेबोर्नियस स्ट्रेट। तो यह एक अपना भैया दिमाग लगाया कि किसी तरह एलिमेंट के प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई किया जाए, इजी किया जाए। कैसे किया जाए, तो यहाँ हम लिखेंगे डेबोर्नियर का नाम। भैया बहुत रेप्यूटेड नाम है, क्योंकि ये पहले, हालांकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में दे दूँ कि डेबोर्नियर से पहले भी एक साइंटिस्ट था जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। वो साइंटिस्ट कोई आम साइंटिस्ट नहीं, वो साइंटिस्ट बहुत ही एकदम फेमस साइंटिस्ट है, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, लेवोन्सियर। तो लेवोन्सियर क्या किया था, लेवोन्सियर भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। हालांकि आपके बुक में बस थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पे कि नॉन मेटल और मेटल में क्लासिफाई कर दिया गया था। सबसे अर्लियर अटेम्प्ट वो था जब मेटल एलिमेंट सारे एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर दिया था। ये और कोई नहीं, लेवोन्सियर किया था, एंटोनी लॉरेंट लेवोन्सियर, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, वही ये किया था। यहाँ पे आपका नाम नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, बट वही किया था। बट इसका देखा गया कि भैया मेटलॉइड जब आ गए तो देखा गया मेटल और नॉन मेटल सिर्फ सिंपल कर देने से मेटल है नॉन मेटल है, तो इसका हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी जान पाते हैं कि भैया ये मेटल है ये नॉन मेटल। लेकिन प्रॉपर्टी तो बहुत होते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। तो अगर उन सब प्रॉपर्टी को हम ये पढ़ना चाहेंगे तो ये क्लासिफिकेशन फीका पड़ जाएगा। हम लोगों को कोई ब्रॉडर क्लासिफिकेशन चाहिए, कोई बड़ा क्लासिफिकेशन। तो इसी में एक साइंटिस्ट का नाम आया डेबोर्नियर। ठीक है, तो हम यहाँ डेबोर्नियर साहब का नाम लिख देते हैं। हालांकि इसका आप लोगों का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डेबोर्नियर, इसने अपना एक लॉ दिया था जिसका नाम रखा था डेबोर्नियर्स ट्रेड्स। अब देखते हैं ये क्या बोला था। जब देखिए इधर आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यहाँ ये देख सकते हैं, यही है महाशय जी डेबोर्नियर, यही हैं वो। तो देख ही रहे होंगे आप लोग इनको। तो इनका ये फंडा था, इन्होंने अपना ये लॉ में ये कहा था कि जब हम एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर्ड हुए थे, तो वो बोले अगर हम, इन्होंने भी एटॉमिक मास
सभी एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अपना एक लॉ दिया था। तो इन्होंने एटॉमिक बेसिस पे अपना एक लॉ दिया, तो इन्होंने डेवोनियर ने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं किस बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे अगर हम एलिमेंट को सजाते हैं, जैसे कि एलिमेंट 1 2 सबका, जैसे इसका मान लीजिए इसका एटॉमिक मास कुछ है, इसका एटॉमिक मास कुछ है, इसका एटॉमिक मास कुछ है, बढ़ते क्रम में मानिए इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, ऐसे करके हम अगर सजाते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो एक ऐसा वक्त मतलब कि उन्होंने ऐसा कहा था कि जब हम देखेंगे 3 एलिमेंट का ट्रेड बन जाएगा जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी का होगा। इन्होंने 3 एलिमेंट का इन्होंने एक्चुअली 3 ट्रेड्स बनाए थे। पहला था एल्कली मेटल ग्रुप, एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप एंड हेलोजन ग्रुप। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, स्कॉन्टियम एंड बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसको कहा जाता है एल्कली मेटल ग्रुप, इसको कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप, और इसको कहा जाता है हेलोजन ग्रुप। इसको एल्कली क्यों कहा जाता है एल्कली ग्रुप, आप पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। एल्कली मेटल ग्रुप उस मेटल को कहते हैं जिसका ऑक्साइड वाटर में घुल जाता है, ठीक। एल्कली का मतलब ये होता है दोज ऑक्साइड विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कली, ठीक है। तो इसको ये तो आप एल्कली अर्थ मेटल का मतलब जो मेटल अर्थ से निकले हैं, तो उसको एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आगे आप देखते हैं, तो अगर आप आगे की बात करें तो इनका ये कहना था कि अगर हम इसको एल्कली वाला मेटल ग्रुप को लें, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, अगर हम इसका एक ट्रेड लें तो इनका लॉ ये कहता है कि जो इसका एटॉमिक मास होगा, इसका एटॉमिक मास होता है कितना, आप लोग जानते होंगे 9th क्लास में आप सब लोग पढ़े हैं, इसका होता है 4, इसका होता है 23 एंड इसका होता है 39। तो इन्होंने ये कहा था कि अगर हम ये पहले वाला और ये लास्ट वाला, इन दोनों का अगर हम एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन्स निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन्स ज़्यादा कुछ एकदम लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथ का बहुत ईजी है। जैसे ये है और ये है, इसको जोड़ते हैं तो इसको जोड़ के हमारे पास कितना आएगा, 9 4 13 43, और इसको जितना इस मानिए कितना एलिमेंट को जोड़ें, एक एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, अगर 2 से डिवाइड देते हैं तो इसका जो हमारा जो अर्थमेटिक मीन्स इन दोनों एलिमेंट का निकलेगा, जो कि कितना, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी। लिथियम का एटॉमिक मास 6 होता है, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं, आई एम सॉरी, इसका 6 होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 6.9 इसका होता है, रियलिटी में देखिए आपका एनसीईआरटी का बुक भी कहता है 6.9, हालांकि 6.9 हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम जनरली 7 ही कंसीडर करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 1 4 7 9 ऐसे होता है सबका, तो यहाँ पे इसका 7 होता है। जब हम इन दोनों को, आई एम रियली सॉरी, बहुत मिस्टेक हो गई, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 7 16 46 आएगा। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड, अर्थमेटिक मीन्स इन दोनों का एटॉमिक मास इसका निकालें तो ये हमारा मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास के बराबर आएगा। यही था डेवोनियर का लॉ। इसी लॉ को कहा जाता है डेवोनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड। आप चाहेंगे तो इसका डेफिनेशन भी बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं कि डेवोनियर लॉ ऑफ ट्रेड स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट नोन एज स्टेट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड एंड द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द अदर टू एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रेड इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा ये इन दोनों के एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के अरिथमेटिक मीन्स के बराबर होगा। ये था डेवोनियर का। बट इसका कुछ ड्रॉबैक्स है। इसका तो हालांकि आप लोग जान ही गए होंगे कितने सारे ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस हैं। इस जो डेवोनियर था वो मात्र 3 ही ट्रेड को बता पाया था उस समय, मात्र यह 3 ही ट्रेड को बता पाया था। ये मतलब कि बस यही 3 को जो मैंने आपको बताया, यही तीनों के बारे में बताया था। और लेकिन हालांकि एलिमेंट तो जैसे जैसे समय जा रहा था एलिमेंट का नंबर बढ़ता जा रहा था, एलिमेंट की खोज डिस्कवरी होते जा रही थी। तो इसका अगर हम देखते हैं, अगर हम संक्षिप्त तौर पर देखें तो यह उतने मतलब सिर्फ ये एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बस एक सिंपली क्लासीफाई कर दिया था। ये मतलब उतना ब्रॉडर ये नहीं दे पाया था, उतना फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था भैया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दिखता है। तो इसका बहुत सिंपल था और इसने जो दैन नोन एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हो रहे थे फ्यूचर में एलिमेंट, ये उसको अपने इस जो डेवोनियर लॉ ऑफ ट्रेड वाला जो लॉ है उसमें ये क्लासीफाई नहीं कर पाया। जब यह जो फ्यूचर वाले एलिमेंट का नहीं क्लासीफाई कर पाया तो इसका अल्टीमेटली फेल हो गया।
इसका अल्टीमेटली फेल हो गया, लोग इसको नहीं अपनाया क्योंकि भैया तुम जो लाओ बताइए। अगर आप साइंस का क्या है, साइंस इज अ नॉलेज विच साइंस ऐसा एक नॉलेज है जिसमें अगर आप एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं देते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देते, यूनिवर्सल प्रूफ नहीं देते हैं, तो वह टोटली का टोटली आपका माना ही नहीं जाएगा कि आपने सही दिया है कि नहीं। भैया हर चीज़ प्रूफ मांगता है, तो विदाउट प्रूफ आपका कुछ नहीं चलेगा। एग्ज़ाम भी आपसे यही मांगता है, आप लोगों को इसी पे प्रूफ करना, इसी पे आपका फोकस करना है। तो आज मैंने आपका इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट बनाया जिसमें मैंने आपको डेवोनियर का लॉ, उसका लिमिटेशंस बताया, पहले की थोड़ी जानकारी दी। अगला वीडियो में हम ये वाला कवर करेंगे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टोपस। तो छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड वंस अगेन थैंक यू। जैसे आप लोग स्कूल में चिल्लाते हैं थैंक यू सर, जैसे चिल्लाते हैं जब मैडम जाने वाली रहती है, बोर हो जाती है, अब सर जाने वाले रहते हैं। हालांकि सर तो मार देते हैं लेकिन मैडम थोड़ी नहीं मारती है। सो बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, होप आपको समझ में आया हो। जहाँ भी डाउट हो बेशक कमेंट करें। थैंक यू सो मच।